नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी घर में। मैं हूं संकेत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी-कभी कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती हैं। एक शांत पहाड़ी कस्बा जहां रातें सर्द होती हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे ही एक शहर में कुछ लोगों ने देखा एक साइकिल जो बिना सवार के खुद ब खुद चल रही थी। वो साइकिल किसकी थी और क्यों उसकी घंटी की आवाज अब भी लोगों के कानों में गूंजती है? आइए सुनते हैं द हंटेड बाइक। छैलागढ़ में शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और आसमान पर हल्की नारंगी और गुलाबी रंग की छटा फैल रही थी। हवा में ठंडक बढ़ रही थी जो राहुल के चेहरे पर हल्के हल्के चुभ रही थी। उसकी पुरानी साइकिल की चेन चरमराते हुए आगे बढ़ रही थी। सड़क संकरी और पथरीली थी और इसके किनारे ऊंचे चीड़ के पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। हर कदम पर पत्थर टायरों के नीचे चटक रहे थे और उसकी हथेलियां हैंडल पर पसीने से चिपचिपी हो रही थीं। राहुल ने अपनी नीली जैकेट की जिप ऊपर खींची। दिन भर डाकघर में चिट्ठियां छांटने के बाद उसकी कमर में हल्का दर्द था और कंधे जकड़े हुए थे। यहाँ का मौसम कितना अजीब है, उसने सोचा। दोपहर को धूप इतनी तेज थी कि उसकी कमीज पीठ से चिपक गई थी और अब ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसने साइकिल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर बिखरे कंकड़ उसे बार बार धीमा कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी आवाज उसके कानों में पड़ी। रुकिए। राहुल ने झटके से ब्रेक लगाया। साइकिल का अगला पहिया एक गहरे गड्ढे के किनारे रुक गया और उसका शरीर हल्का सा आगे झुका। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसके कंधे पर मोटा ऊनी शॉल लिपटा था, लाठी टेकते हुए उसकी ओर आ रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। आपने मुझे बुलाया? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। हाँ बेटा, बूढ़े ने पास आकर कहा। उसकी सांसें भारी थीं और हर शब्द के साथ उसके मुंह से ठंडी भाप निकल रही थी। ये सड़कें संभल कर पार करना। सूरज ढलते ही यहां का माहौल बदल जाता है। राहुल ने हल्के से हंसने की कोशिश की। क्यों, ऐसा क्या है यहां? बूढ़े ने उसकी साइकिल के हैंडल पर अपना कांपता हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंड से सिकुड़ी हुई थीं। यहां कुछ ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रात को इस सड़क पर एक साइकिल चलती है, बिना सवार के। उसकी घंटी की आवाज सुनाई देती है और जो उसे देख लेता है वह अपनी बात अधूरी छोड़कर पीछे मुड़ गया। उसकी लाठी सड़क पर टक टक की आवाज करती हुई दूर चली गई। राहुल उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी हंसी अब गले में अटक गई थी। अजीब लोग हैं यहाँ के, उसने मन में सोचा और फिर से पैडल पर जोर दिया। मगर तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। उसके कान के पास से एक फुसफुसाहट गुजरी। मत जा। राहुल का दिल धक से रह गया। उसने सिर घुमाकर चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी। सिर्फ चीड़ के पेड़ हवा में हिल रहे थे और उनकी सरसराहट किसी सिसकी की तरह गूंज रही थी। उसकी हथेलियों से पसीना छूटने लगा जो ठंड में भी गर्म महसूस हो रहा था। रात के 8 बज चुके थे। राहुल अपने छोटे से किराए के कमरे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। मेज पर एक मिट्टी का लोटा रखा था जिसमें पानी अब ठंडा हो चुका था। उसने रोटी और आलू की सब्जी खाई थी, लेकिन उसका पेट अभी भी भारी लग रहा था। कमरे की खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा था। चीड़ के पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं और उनकी छाया दीवार पर अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। उसने एक किताब उठाई, पहाड़ी लोक कथाएं, मगर उसकी आंखें पन्नों पर टिक नहीं रही थीं। उस बूढ़े की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। बिना सवार की साइकिल ना, घंटी की आवाज। उसने अपने आप से कहा और किताब बंद कर दी। उसकी उंगलियां किताब के कवर पर ठंड से अकड़ रही थीं। तभी राहुल का शरीर सन्न रह गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। आवाज हल्की थी लेकिन साफ। उसने कान लगाकर सुना। क्या यह हवा का वहम था? उसने खुद को तसल्ली दी और खिड़की की ओर देखा। पर्दा हल्के से हिल रहा था। इस बार आवाज करीब थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने कुर्सी से उठकर खिड़की तक जाने की हिम्मत जुटाई। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और पैरों में हल्की कंपन थी। उसने धीरे से पर्दा हटाया। सड़क पर दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा हल्के हल्के जमीन पर रेंग रहा था। मगर तभी उसकी नजर सामने वाली गली पर पड़ी। कोहरे के बीच एक धुंधली आकृति थी, एक पुरानी साइकिल जिसकी घंटी धीमे धीमे बज रही थी, मगर साइकिल पर कोई नहीं था। राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसका गला सूख गया। ये कैसे मुमकिन है? उसके होंठ बुदबुदाए। साइकिल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। घंटी की आवाज अब उसके घर के ठीक सामने से आ रही थी। उसकी टांगें कांपने लगीं और वह पीछे की ओर ठोकर खाता हुआ दीवार से टकरा गया। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि सीने में हल्का दर्द होने लगा। सुबह की हवा में हल्की नमी थी। सूरज की किरणें कोहरे को चीरकर जमीन तक पहुंच रही थीं। राहुल ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और सिर में हल्का दर्द था। उसने एक कप कड़क चाय बनाई। चूल्हे की आग से उसकी उंगलियां गर्म हो गईं और चाय की भाप ने उसके चेहरे को हल्की राहत दी। वह अपनी साइकिल पर सवार होकर कस्बे के छोटे से होटल की ओर निकला। सड़क पर सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग लकड़ी के ठेले ढकेल रहे थे और हवा में जलती लकड़ियों की हल्की महक फैल रही थी। राहुल की साइकिल की चेन अब भी चरमरा रही थी और हर पैडल के साथ उसकी जांघों में हल्की थकान महसूस हो रही थी। होटल में कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। राहुल ने एक मोटे से आदमी के पास जगह ली जिसके हाथ में बीड़ी जल रही थी। उसकी मूंछें घनी थीं और आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। भैया, यहां रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई पुरानी साइकिल की घंटी, राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा। उस आदमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने बीड़ी का लंबा कश लिया और धुआं बाहर छोड़ते हुए कहा, तुमने उसे देखा? हाँ, राहुल ने जवाब दिया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आदमी ने गहरी सांस ली। कई साल पहले मनोज नाम का एक लड़का यहां डाकघर में काम करता था। मेहनती था, हंसमुख था। एक रात उसे एक चिट्ठी पहुंचानी थी। बारिश बहुत तेज थी। सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। उसकी साइकिल फिसल गई और वो खाई में गिर गया। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपनी अधूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए भटक रही है। उसकी साइकिल की घंटी की आवाज कभी कभी रात को सुनाई देती है। उसने राहुल की ओर देखा और चुप हो गया। राहुल ने अपनी चाय का कप कांपते हाथों से उठाया। चाय अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी एक घूंट लिया। उसकी जीभ पर कड़वाहट फैल गई। उसकी गर्दन में ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। रात फिर से गहरा गई थी। राहुल अपने कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा था। बाहर हवा तेज हो गई थी और खिड़की के शीशे खड़खड़ा रहे थे। उसने एक मोटा कंबल ओढ़ा हुआ था, लेकिन ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसकी उंगलियां कंबल को कसकर पकड़े हुए थीं और सांसें हल्की हल्की भारी हो रही थीं। राहुल का शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज और भारी हो गईं। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा। पर्दा हवा में हिल रहा था। आवाज अब और तेज थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पर्दा हटाया। साइकिल फिर से वहां थी। इस बार उसकी घंटी जोर जोर से बज रही थी। कोहरे में उसकी आकृति साफ दिख रही थी। मगर तभी साइकिल की सीट पर एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल की चीख गले में अटक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा यह सीने से बाहर निकल आएगा। वह पीछे हटा और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और सांसें इतनी तेज थीं कि उसे चक्कर आने लगा। घंटी की आवाज अचानक रुक गई। उसने कांपते हुए फिर से खिड़की की ओर देखा। साइकिल गायब थी, मगर कोहरे में एक हल्की सी छाया अब भी दिख रही थी। अगली सुबह राहुल डाकघर पहुंचा। सूरज की रोशनी हल्की थी और हाके और हवा में ठंडक बरकरार थी। उसने अपनी साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और अंदर चला गया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थीं और सिर में हल्का दर्द था। उसने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की।
धूल भरे रजिस्टरों के बीच उसे एक पीली पड़ी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था मनोज के नाम। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था, प्रिय मां, मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, बस ये चिट्ठी पहुंचाकर। लिखावट धुंधली हो गई थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से चिपचिपी हो गईं। क्या ये वही चिट्ठी है? उसने सोचा। उसकी आंखें चिट्ठी पर जमी थीं और दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज अब भी पूरी तरह नहीं निकला था और छैलागढ़ की पहाड़ियों पर कोहरे की पतली चादर बिछी हुई थी। राहुल अपनी साइकिल पर डाकघर से निकला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे। रात भर वह उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहा था जो उसे डाकघर की पुरानी फाइलों में मिली थी। उसकी उंगलियां अब भी उस कागज की खुरदुरी सतह को महसूस कर रही थीं। सड़क पर हल्की नमी थी और टायरों के नीचे कीचड़ चिपक रहा था। राहुल ने साइकिल को धीमे धीमे चलाया। उसकी सांसें हल्की भाप बनकर हवा में घुल रही थीं। उसने अपनी नीली जैकेट को कसकर लपेटा, लेकिन ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। वह कस्बे के पुराने पोस्टमास्टर रामदयाल जी से मिलने जा रहा था। रामदयाल जी का घर कस्बे के बाहरी छोर पर था। राहुल ने साइकिल को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी पत्तियां हवा में हल्के हल्के सरसरा रही थीं। घर का दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर रंग उखड़ चुका था। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ रही थीं। दरवाजा खुला और रामदयाल जी बाहर आए। उनकी झुर्रियों भरी आंखें थकी हुई लग रही थीं। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठे और बीड़ी सुलगाने लगे। धुआं हवा में फैल गया और उसकी महक राहुल के नाक तक पहुंची। रामदयाल जी, क्या आप मनोज के बारे में कुछ जानते हैं? राहुल ने सवाल किया। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। रामदयाल जी ने बीड़ी का कश लिया और एक पल को ठिठक गए। उनकी आंखों में अचानक डर की एक चमक दिखी। मनोज? उन्होंने धुएं को बाहर छोड़ते हुए धीरे से कहा। हाँ, वही लड़का जो कई साल पहले इसी डाकघर में काम करता था, राहुल ने जोड़ा। रामदयाल जी ने गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां बीड़ी को कसकर पकड़े हुए थीं। बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती, ईमानदार, मगर उसकी मौत बहुत रहस्यमयी थी। कैसे? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मनोज को एक जरूरी चिट्ठी गांव के बाहर वाले बंगले में पहुंचानी थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ी सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। लोग कहते हैं कि उसकी साइकिल फिसल गई और वो खाई में गिर गया, मगर रामदयाल जी की आवाज कांपने लगी। मगर क्या? राहुल ने आगे झुकते हुए पूछा। उसका माथा पसीने से चमक रहा था। उसकी लाश 2 दिन बाद सड़क के किनारे मिली थी, साइकिल से बस कुछ कदम दूर, मगर उसके शरीर पर गिरने के कोई निशान नहीं थे। बस उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। राहुल की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। और वो बंगला? रामदयाल जी ने सिर झुका लिया। उस बंगले में कोई नहीं रहता। कहते हैं कि वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते। शाम ढल रही थी। आसमान पर बादल गहरा चुके थे और हवा में ठंडी नमी घुल रही थी। राहुल ने मन ही मन तय कर लिया था कि उसे उस बंगले तक जाना होगा। उसने अपनी साइकिल उठाई और कस्बे के बाहरी इलाके की ओर बढ़ा। सड़क सुनसान थी। दोनों ओर ऊंचे चीड़ के पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूल रही थीं। राहुल को लगा जैसे वे पेड़ उस पर नजर रखे हुए हों। उसकी साइकिल की चेन चरमराने लगी। सड़क पर कीचड़ और पत्थरों की वजह से टायर बार बार फिसल रहे थे। उसकी जांघों में हल्का दर्द शुरू हो गया था और सांसें भारी हो रही थीं। उसने अपने माथे का पसीना जैकेट की आस्तीन से पोंछा। हवा उसके चेहरे पर झोंके मार रही थी और उसकी आंखें ठंड से चुभ रही थीं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे लगा कि कोई पीछे है। साइकिल के पैडल की चरमराहट के साथ एक और आवाज मिल गई थी। राहुल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच एक धुंधली परछाई पेड़ों के पीछे झांक रही थी। उसका गला सूखने लगा। उसकी मुट्ठियां हैंडल पर कस गईं।
कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आया। परछाई हिली और फिर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साइकिल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में टायर फिसल गए। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि सीने में दर्द होने लगा। घंटी की आवाज उसके पीछे पीछे बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे वह उसके कान के ठीक पास बज रही हो। उसका माथा पसीने से तर था और हाथ कांप रहे थे। राहुल किसी तरह उस बंगले तक पहुंचा। आसमान पर बादल और गहरे हो गए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बंगला पुराना और उजाड़ था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर काई जमी थी। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। एक फीके बोर्ड पर लिखा था, कपूर हाउस आगंतुकों का स्वागत है। राहुल ने साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। उसकी सांसें अब भी भारी थीं और पैर कांप रहे थे। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और दरवाजे की ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें उसकी जैकेट पर टपक रही थीं। उसने ताले को हल्के से छुआवा। अपने आप खुल गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर की हवा बासी और भारी थी। राहुल ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जलाई। रोशनी में मकड़ियों के जाले चमक उठे। लकड़ी का फर्श सीलन से चिकना था और हर कदम पर चरमराने की आवाज गूंज रही थी। उसकी टांगों में थकान थी और सांसें अभी भी सामान्य नहीं हुई थीं। तभी एक मेज पर उसे कुछ कागज दिखे। उसने धूल झाड़कर उन्हें उठाया। यह वही चिट्ठी थी, मनोज की लिखावट में। प्रिय मां, मुझे डर लग रहा है। इस बंगले के लोग अजीब हैं। लगता है वे किसी बड़ी साजिश में शामिल हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे देख लिया है। अगर मैं घर न पहुंचूं तो। चिट्ठी यहीं खत्म हो गई थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कागज को कसकर पकड़े हुए थीं। तभी उसने तेजी से सिर घुमाया। दरवाजे के बाहर वही साइकिल खड़ी थी। उसकी घंटी धीमे धीमे बज रही थी और सीट पर एक काली परछाई बैठी थी। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल बुरी तरह कांप रहा था। उसके कदम जमीन में धंस गए थे। बारिश अब तेज हो गई थी और पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। उसकी जैकेट भीग चुकी थी और ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। तू तू कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी साइकिल की घंटी अब भी बज रही थी और तभी उसने बोलना शुरू किया। मुझे घर जाना है। आवाज कर्कश और दबी हुई थी। राहुल की आंखें फटी रह गईं। परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ है मनोज था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, लेकिन आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिख रही थी। मेरी मां को वो चिट्ठी दे दो प्लीज, कहते कहते परछाई धुंध में घुलने लगी। राहुल के हाथ में वही अधूरी चिट्ठी थी। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें कोहरे को चीर रही थीं। राहुल ने मनोज की मां का पता लगाया और उनकी झोपड़ी तक पहुंचा। उसकी साइकिल कीचड़ से सनी थी और उसकी जांघें थकान से भारी थीं। उसने चिट्ठी उस बूढ़ी औरत को दी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा बेटा, वो लौट कर आने वाला था। उसकी कांपती उंगलियां चिट्ठी को थामे हुए थीं। उस दिन के बाद कस्बे में साइकिल की घंटी की आवाज फिर कभी नहीं सुनी गई। मगर रात को जब राहुल घर लौटा तो उसे अपनी खिड़की पर हल्की खटखटाहट सुनाई दी। उसने बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर सड़क पर एक पुरानी साइकिल खड़ी थी और उसकी सीट पर एक सफेद गुलाब रखा था। सुबह का सूरज छैलागढ़ की पहाड़ियों पर अब भी पूरी तरह नहीं चढ़ा था। हवा में ठंडक और नमी का मिश्रण था और कोहरा पेड़ों के बीच रेंग रहा था। राहुल अपनी छोटी सी खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी सांसें हल्की हल्की भारी थीं और माथे पर पसीने की बूंदें जमी हुई थीं। रात का वह दृश्य, साइकिल, सफेद गुलाब और मनोज की मां की कांपती आवाज उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। उसकी टांगें थकान से भारी थीं और पीठ में हल्का दर्द था। कमरे की खिड़की से बाहर देखा।
सड़क पर हल्की धुंध छाई थी और चीड़ के पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। उसने अपनी नीली जैकेट पहनी जो अब भी पिछले दिन की बारिश से हल्की नम थी। उसकी उंगलियां ठंड से सिकुड़ रही थीं जब उसने साइकिल की चाबी जेब से निकाली। वह बाहर निकला। साइकिल का हैंडल ठंडा था और टायरों पर कीचड़ जम गया था। उसने पैडल मारा लेकिन चेन चरमराने लगी। सड़क पर बिखरे पत्थर और गीली मिट्टी की वजह से साइकिल बार बार फिसल रही थी। उसकी जांघों में हल्की जलन शुरू हो गई थी और सांसें तेज हो रही थीं। क्या यह सब खत्म हो गया है? उसने मन में सोचा, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। वह कस्बे के बाजार की ओर बढ़ा। हवा में जलती लकड़ियों की हल्की महक थी और कुछ लोग ठेले पर सब्जियां बेच रहे थे। राहुल ने साइकिल एक चाय की दुकान के पास रोकी। उसकी हथेलियां पसीने से चिपचिपी थीं। उसने एक कप चाय मांगी। चाय की भाप ने उसके चेहरे को हल्की गर्मी दी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। तभी एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा, राहुल बेटा। यह रामदयाल जी थे। वह लाठी टेकते हुए पास आए। उनकी आंखें थकी हुई थीं और चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई थीं। तुमने वो चिट्ठी दी? उन्होंने पूछा। हाँ, राहुल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रामदयाल जी ने गहरी सांस ली। बेटा, उस बंगले का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। दोपहर हो चुकी थी। सूरज की किरणें कोहरे को चीर रही थीं, लेकिन हवा में ठंडक बरकरार थी। राहुल ने चाय खत्म की और साइकिल पर सवार हो गया। उसका मन बंगले की ओर खिंच रहा था। अगर मनोज की आत्मा को शांति मिल गई तो वह गुलाब क्या था, उसने सोचा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़क अब और संकरी हो गई थी। दोनों ओर घने जंगल थे और चीड़ के पेड़ों की छाया सड़क पर लंबी पड़ रही थी। उसकी साइकिल की चेन अब भी चरमर रही थी और टायरों के नीचे सूखी पत्तियां चटक रही थीं। उसकी जांघों में दर्द बढ़ रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। हवा उसके चेहरे पर झोंके मार रही थी और उसकी आंखें ठंड से लाल हो रही थीं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे फिर से वही एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच कुछ हिला, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। उसका गला सूखने लगा। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सड़क पर गीली मिट्टी की वजह से टायर फिसल गए। वह गिरते गिरते बचा। उसकी सांसें तेज थीं कि सीने में हल्का दर्द होने लगा। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। वह आवाज फिर से थी। उसने सिर घुमाया। कोहरे में एक धुंधली परछाई दिखी। साइकिल। उसकी घंटी धीमे धीमे बज रही थी। राहुल की हथेलियां पसीने से तर थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह खत्म क्यों नहीं हो रहा? उसने मन में चीखते हुए सोचा और साइकिल को तेज भगाया। शाम ढल रही थी। आसमान पर बादल फिर से गहरा गए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। राहुल बंगले के सामने पहुंचा। उसकी साइकिल कीचड़ से सनी थी और उसकी जैकेट बारिश से भीग चुकी थी। ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसने साइकिल को वहीं छोड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी टांगें कांप रही थीं और सांसें भारी थीं। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर की हवा अब भी बासी थी और फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। राहुल ने टॉर्च जलाई। रोशनी में दीवारों पर जमी काई चमक रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर कदम पर फर्श चरमर रहा था और उसकी सांसें गूंज रही थीं। तभी उसे एक पुराना बक्सा दिखा। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और कागज थे। उसने एक तस्वीर उठाई। उसमें मनोज था, लेकिन उसके साथ कुछ लोग और भी थे। उनके चेहरे अजीब तरह से धुंधले थे। राहुल की उंगलियां कांप रही थीं। उसने एक कागज उठाया। उस पर लिखा था, उन्हें सच पता नहीं चलना चाहिए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लोग कौन थे? उसने सोचा। तभी उसे पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई। कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल की चीख गले में अटक गई। राहुल का शरीर पसीने से तर था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। बारिश तेज हो गई थी और पानी छत से टपक रहा था। उसने टॉर्च को परछाई की ओर किया।
वह हिली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। सच मत ढूंढो। परछाई की आवाज ठंडी और कर्कश थी। राहुल की टांगें कांपने लगीं। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फर्श की एक टूटी लकड़ी में फंस गया। वह गिर पड़ा। उसकी कोहनी पर चोट लगी और दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। परछाई और करीब आई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वो हमें देख रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टॉर्च उठाई और परछाई पर रोशनी डाली। वह गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी घंटी की आवाज बाहर से आई। उसने खिड़की की ओर देखा। साइकिल फिर से वहां थी और उसकी सीट पर अब कोई नहीं था, मगर कोहरे में कई परछाइयां दिख रही थीं। राहुल का गला सूख गया। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। रात गहरा गई थी। राहुल बंगले से बाहर निकला। बारिश अब भी जारी थी और उसकी जैकेट पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड उसके शरीर को जकड़ रही थी। उसने साइकिल उठाई और वापस कस्बे की ओर बढ़ा। सड़क पर कीचड़ और पानी का मिश्रण था और टायर बार बार फिसल रहे थे। उसकी सांसें भारी थीं और माथे पर पसीना बारिश के साथ मिल रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो लोग कौन थे? मनोज को किस सच से दूर रखना चाहते थे? उसने साइकिल को तेज भगाया। हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। तभी उसे एक और मोराह आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे में कई परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। घंटी की आवाज अब चारों ओर से आ रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने साइकिल को और तेज भगाया, लेकिन सड़क पर एक बड़ा पत्थर आ गया। टायर उससे टकराया और वह गिर पड़ा। घुटना कीचड़ में धंस गया और दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। परछाइयां करीब आ रही थीं। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज की किरणें छैलागढ़ की पहाड़ियों पर कोहरे को चीर रही थीं, लेकिन सड़कों पर अभी भी नमी बरकरार थी। राहुल अपनी साइकिल के पास खड़ा था। उसका घुटना पिछले दिन की चोट से सूजा हुआ था और हर कदम पर हल्का दर्द उभर रहा था। उसकी नीली जैकेट कीचड़ और बारिश से सख्त हो चुकी थी। उसने माथे का पसीना पोंछा, लेकिन उसकी हथेलियां अभी भी ठंड से कांप रही थीं। उसने साइकिल को ठीक करने की कोशिश की। चेन ढीली हो गई थी और टायरों पर कीचड़ जम गया था। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न थीं और हर बार चेन को खींचने पर उसकी सांसें भारी हो रही थीं। यह सब कब खत्म होगा, उसने मन में सोचा। रात की परछाइयां और घंटी की आवाज उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। वह कस्बे की चौपाल की ओर बढ़ा। सड़क पर गीली मिट्टी और सूखी पत्तियों का मिश्रण था, जिससे साइकिल बार बार फिसल रही थी। उसकी जांघों में जलन थी और सांसें तेज हो रही थीं। चौपाल पर कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। उनके पास एक छोटा अलाव जल रहा था और धुएं की हल्की महक हवा में फैल रही थी। राहुल ने साइकिल एक तरफ खड़ी की और पास गया। बाबा, क्या आप यहाँ की पुरानी कहानियों के बारे में कुछ जानते हैं? उसने एक बूढ़े से पूछा, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें धंसी हुई थीं। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी उंगलियां से अलाव की गर्मी से थरथरा रही थीं। कौन सी कहानी सुनना चाहते हो बेटा? बेटा, उसने धीरे से कहा। उस बंगले की और साइकिल की, राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। वो बंगला कपूर परिवार का था। कई साल पहले वहां कुछ लोग रहते थे, अजीब लोग। कहते हैं कि वे कोई गुप्त काम करते थे। एक रात वहां आग लग गई, सब मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। और वो साइकिल मनोज की थी। लोग कहते हैं कि उसने उनका सच देख लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। तो क्या वो परछाइयां? हाँ, बूढ़े ने सिर हिलाया। वो कपूर परिवार की आत्माएं हैं। वे सच को छिपाना चाहती हैं। दोपहर का सूरज ऊंचा था, लेकिन बादल फिर से गहराने लगे थे। राहुल ने साइकिल उठाई और बंगले की ओर चल पड़ा। उसका घुटना अभी भी दर्द कर रहा था और हर पैडल के साथ एक तेज चुभन महसूस हो रही थी।
सड़क पर हल्की हवा चल रही थी जो उसके चेहरे पर ठंडे झोंके मार रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से चिपचिपी थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क अब और ऊबड़-खाबड़ हो गई थी। पत्थर और जड़ें टायरों से टकरा रहे थे और साइकिल की चरमराहट हवा में गूंज रही थी। उसकी सांसें भारी थीं और माथे पर पसीने की बूंदें बार-बार आंखों में चली जा रही थीं। उसने जैकेट की आस्तीन से चेहरा पोंछा। मुझे सच पता करना ही होगा, उसने मन में दोहराया। बंगले के पास पहुंचते ही उसे फिर से वही एहसास हुआ। हवा रुक गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। उसने साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। उसकी टांगें कांप रही थीं और सांसें तेज थीं। दरवाजा खुला था। वह अंदर गया। फर्श पर धूल और टूटी लकड़ियां बिखरी थीं। उसने टॉर्च जलाई और उस बक्से की ओर बढ़ा। उसने एक पुराना दस्तावेज निकाला। उस पर लिखा था, कपूर परिवार का गुप्त प्रयोग, पहाड़ों से खनिज निकालने की योजना। मनोज ने देख लिया। उसे चुप कराना जरूरी था। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी उंगलियां कागज को कसकर पकड़े हुए थीं। तो ये था वो सच, उसने सोचा। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। राहुल बंगले के अंदर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर ठंड से कांप रहा था। उसने दस्तावेज को जेब में डाला और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर तभी घंटी की आवाज फिर से गूंजी। राहुल ने सिर घुमाया। साइकिल दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी सीट पर कोई नहीं था, लेकिन कोहरे में कई परछाइयां उभर रही थीं। उसका गला सूख गया। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक टूटी कुर्सी से टकरा गया। वह गिर पड़ा। उसकी कोहनी पर चोट लगी और दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। परछाइयां करीब आ रही थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सच बाहर नहीं जाना चाहिए, एक ठंडी आवाज गूंजी। राहुल की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च उठाई और परछाइयों पर रोशनी डाली। वे हिलीं, लेकिन गायब नहीं हुई। मैं सच सबको बताऊंगा, राहुल ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। परछाइयां रुक गईं। तभी एक परिचित आवाज आई। राहुल। यह मनोज था। उसकी परछाई साइकिल के पास खड़ी थी। उन्हें रोक दो, उसने कहा और धुंध में घुल गया। रात गहरा गई थी। बारिश तेज हो गई थी और बंगले की छत से पानी टपक रहा था। राहुल उठा। उसकी टांगें कांप रही थीं और कोहनी से खून बह रहा था। उसने दस्तावेज को कसकर पकड़ा। परछाइयां फिर से उसकी ओर बढ़ीं। घंटी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर दौड़ा। बारिश उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। उसने साइकिल उठाई, लेकिन टायर पंक्चर हो चुका था। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परछाइयां पीछे थीं। उसने पैदल दौड़ना शुरू किया। सड़क पर कीचड़ और पानी का मिश्रण था। उसके जूते फिसल रहे थे और हर कदम पर ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। परछाइयां करीब आ रही थीं। मुझे कस्बे तक पहुंचना होगा, उसने सोचा। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और माथे पर पसीना बारिश के साथ मिल रहा था। राहुल किसी तरह कस्बे पहुंचा। सुबह की पहली किरणें कोहरे को चीर रही थीं। उसकी सांसें भारी थीं और शरीर थकान से टूट रहा था। उसने दस्तावेज रामदयाल जी को सौंपा। यह सच है, कपूर परिवार का, उसने हाँफते हुए कहा। रामदयाल जी ने कागज पढ़ा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये था वो गुनाह, उन्होंने कहा। कस्बे के लोग इकट्ठा हो गए। सच सबके सामने आ गया। उस दिन के बाद बंगला खाली रहा और साइकिल की घंटी फिर कभी नहीं सुनी गई। राहुल अपने कमरे में लौटा। उसकी खिड़की पर एक सफेद गुलाब रखा था। उसने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। शायद अब मनोज को शांति मिल गई, उसने सोचा। दोस्तों, कभी कभी कुछ आत्माएं अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए इस दुनिया में भटकती रहती हैं। मनोज की आत्मा को चैन तभी मिला जब उसकी आखिरी खबर उसके अपनों तक पहुंची। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।